स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कोशिश की जा रही है कि आपको बेहतर सहयोग दिया जाए और आप सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि जितने भी शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं उन सभी का उत्साहवर्धन करें। साथ ही सबके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने मित्रों में और अन्य ग्रुपों पर शेयर करना ना भूलें। आज जो बिंदु हमको डिस्कस करना है उसमें कुल 3 चीज़ों को लिया गया। एक डिजीज ट्रायंगल है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या होता है डिजीज ट्रायंगल, कैसे होता है, कैसे बनता है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं और उन कंपोनेंटों के आधार पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, बात इसकी भी करेंगे। एक डिजीज पॉलीगोन या पॉलीहेड्रॉन भी आपके सिलेबस में मेंशन है, उस पर भी हम बात करेंगे। डिजीज पॉलीहेड्रॉन या पॉलीगोन क्या है। और तीसरी जो चीज़ है फैक्टर्स अफेक्टिंग सक्सेसफुल डिजीज डेवलपमेंट। इन 3 चीज़ों पर हम बात करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग सक्सेसफुल डिजीज डेवलपमेंट ये तीसरा पॉइंट है। इसमें डिजीज़ कैसे जो है इस्टेब्लिश होता है और उसके इस्टेब्लिशमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। अगर उन्हीं फैक्टर्स में मॉडिफिकेशन हो जाए तो जो डिजीज़ का डेवलपमेंट है वो प्रभावित हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं डिजीज ट्रायंगल पे कि डिजीज ट्रायंगल क्या है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखेंगे आप कि एक ट्रायंगल के समान जो है संरचना बनी हुई है। ये ट्रायंगल के समान एक संरचना बनी हुई है। इसी ट्रायंगल नुमा संरचना को हम कह देते हैं डिजीज ट्रायंगल। अब जाहिर सी बात है कि त्रिभुज है ये, तो त्रिभुज होने के कारण जो है त्रिभुज है और 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, आपको पता भी है। तो यहाँ पे भी जो डिजीज ट्रायंगल है हमारा वह 3 भुजाओं से घिरा हुआ है और इन्हीं 3 कंपोनेंट से जो है एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। आप यहाँ देखें, इन्हीं 3 कंपोनेंट से एक ट्रायंगल का निर्माण होता है जिनको हम कहते हैं डिजीज ट्रायंगल। तो हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो डिजीज ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके कंपोनेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो 3 मेजर कंपोनेंट हैं डिजीज ट्रायंगल के। एक जो है 3 मेजर कंपोनेंट हैं डिजीज ट्रायंगल के। एक इन्वायरमेंट है, दूसरा पैथोजन है और तीसरा प्लांट है। अगर इन तीनों की उपस्थिति नहीं होगी तो डिजीज जो है डिजीज ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। स्पष्ट आप जानिए कि अगर इन 3 कंपोनेंट्स अगर नहीं होंगे तो डिजीज ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो कौन कौन से कंपोनेंट हैं? एक होस्ट, दूसरा पैथोजन और तीसरा फेवरेबल इन्वायरमेंट। ये जो है तीनों कंडीशंस जो है एक डिजीज ट्रायंगल के अंदर या एक डिजीज़ के इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी हम कह सकते हैं। एक डिजीज़ के इस्टेब्लिशमेंट के लिए इन तीनों कंपोनेंट्स का होना आवश्यक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इसमें जो है इन्वायरमेंट भी है, यानी कि होस्ट भी है और तीसरा जो है पैथोजन भी है। ठीक, अब इनका आपसी इंटरेक्शन जो है वह निर्भर करेगा कि डिजीज़ का जो डेवलपमेंट है वह किस स्ट्रेंथ पे है। डिजीज़ के डेवलपमेंट के स्ट्रेंथ की बात यहाँ पे करेगा। इन तीनों कंपोनेंट का अगर जो वैल्यू है या जो इंट्रैक्शन, अगर इन तीनों कंपोनेंट का प्रॉपर इंट्रैक्शन होगा तो डिजीज़ का डेवलपमेंट जो है वो मोर होगा। और अगर लेस इंट्रैक्शन है तो डिजीज़ का डेवलपमेंट जो है लेस होगा। और अगर कोई इंट्रैक्शन नहीं है तो डिजीज़ का डेवलपमेंट संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों पार्ट से, यानी कि होस्ट हो, इन्वायरमेंट हो और पैथोजन हो, अगर इन तीनों पार्ट से किसी एक पार्ट को निकाल दिया जाए तो डिजीज़ का डेवलपमेंट संभव नहीं है, डिजीज़ डेवलप नहीं करेगी। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों का होना, यानी कि तीनों कंपोनेंट का, होस्ट का, इन्वायरमेंट का और पैथोजन का होना आवश्यक है। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे दूसरे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इन तीनों कंपोनेंट का जो इंट्रैक्शन है वो स्लाइट है। तो डिजीज़ जो है स्लाइट डेवलप हुई है। देखिए डिजीज़ का जो मात्रा है, यानी डिजीज़ का जो अफेक्ट है वो कम है।
और अगर इन तीनों कंपोनेंट का मात्रात्मक वृद्धि बढ़ जाए, यानी कि तीनों का इंट्रैक्शन ज़्यादा हो, तो जो डिजीज़ का अमाउंट होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इन तीनों कंपोनेंट से जो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनता है, इन्हीं ट्राइगोनल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डिजीज ट्राइंगल। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। दिक्कत होगी तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर प्रश्न को पूछ लेंगे। पुनः एक बार मैं दोहरा दूँ कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही कोई अगला वीडियो मैं बनाऊं तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंचे। तो ये था डिजीज ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं डिजीज पॉलीगॉन की। हम बात कर लेते हैं यहीं पे, 1 मिनट आप होल्ड कीजिएगा। चलिए ये देखिए डिजीज पॉलीगॉन किसे कहेंगे, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। टेट्राहेड्रॉन या पॉलीगॉन, जैसे वहाँ पे 3 कंपोनेंट थे डिजीज ट्रायंगल में, कौन कौन सा था, होस्ट था, पहला जो कंपोनेंट था होस्ट, एक मिनट कलर चेंज कर लें, पहला कंपोनेंट जो था होस्ट था, दूसरा पैथोजन और तीसरा इन्वायरमेंट। इन 3 कंपोनेंट्स के अलावा कुछ और भी कंपोनेंट्स अगर इस ट्रायंगल में इन्वॉल्व हो जाएं तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कह देंगे पॉलीहेड्रॉन। जैसे ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट ओवर टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से सभी का ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी, और ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फेवरेबल इन्वायरमेंट क्या है, और डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इज अफेक्टेड बाई, यानी कि देखिए इसमें होस्ट तो होगा ही होगा, पैथोजन होगा ही होगा, इन्वायरमेंट होगा ही होगा। अब डिजीज़ का डेवलपमेंट किसके द्वारा अफेक्ट हो रहा है, ड्यूरेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है डिजीज़ की, और कितना फेवरेबल इन्वायरमेंट में अगर ये सारे कंपोनेंट जो है इस फिगर में इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसी को हम कह देंगे क्या, डिजीज़ टेट्राहेड्रॉन या डिजीज़ पॉलीगॉन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डिजीज़ ट्रायंगल जो है होस्ट पैथोजन इन्वायरमेंट का जो है कॉम्प्लेक्स जो है उसको हम डिजीज़ ट्रायंगल कहेंगे। और इसके अलावा अगर अन्य कुछ कंपोनेंट्स जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कह देंगे डिजीज़ टेट्राहेड्रॉन। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिजीज़ डेवलपमेंट की। तो डिजीज़ डेवलपमेंट्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है वही फैक्टर जो है डिजीज़ डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे जो फैक्टर्स जो है डिजीज़ के इस्टेब्लिशमेंट में सहायक हों, यानी कि जिनके सहायता से, यानी कि होस्ट है, पैथोजन है और इन्वायरमेंट है, इन तीनों की सहायता से जो है डिजीज़ का डेवलपमेंट होता है। तो जाहिर सी बात है कि यही तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं या तीनों कंपोनेंट हैं वह किसी डिजीज़ के सक्सेसफुल डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। ठीक, तो देखा जाए एक एक बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करें तो देखिए कि पैथोजन की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए डिजीज़ डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, डिजीज़ डेवलपमेंट के लिए पैथोजन की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो लेवल ऑफ वायरुलेंसी क्या, यानी कि वह किस मात्रा में जो है वह हानिकारक है, या कितनी मात्रा में या कितनी तीव्रता के साथ जो है वह डिजीज़ उत्पन्न कर सकता है। तो पहली चीज़ तो होगी लेवल ऑफ वायरुलेंसी। दूसरी जो है एडाप्टेबिलिटी है। एडाप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि पैथोजन जो है होस्ट के प्रति कितना एडाप्टेबल है, यानी कि होस्ट पे जो है वह एडाप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे भी पैथोजन होते हैं जैसे ही होस्ट पर अटैक करते हैं तो पैथोजन ही समाप्त हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में जो है वह वैसे पैथोजन जो समाप्त हो जाते हैं उनको एडाप्टेबल वो नहीं है होस्ट के ऊपर। तो होस्ट की जो है होस्ट के ऊपर पैथोजन की एडाप्टेबिलिटी क्या है। नेक्स्ट जो है डिस्पर्सल इफिशियंसी क्या है, कि किस तरह से ये जो पैथोजन है वह डिस्पर्स हुआ है, यानी कि पैथोजन किस तरह से जो है किन किन प्लांट्स के ऊपर या कितनी तीव्रता के साथ जो है यह डिस्पर्स हो रहा है, बात इसकी भी करेंगे। सर्वाइवल इफिशियंसी क्या है, यानी कि वह जैसे ही पैथोजन जो है किसी होस्ट के कांटेक्ट में आता है तो कितना % वो सर्वाइव करता है, बात यह सर्वाइवल इफिशियंसी को ही। और रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात, रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब ये है कि कैसे जो है पैथोजन उस होस्ट के ऊपर जाकर जो है रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी पैथोजन की, जिसमें वायरुलेंसी यानी कि कितनी तीव्रता के साथ या कितना हानिकारक प्रभाव वो शो करता है, एडाप्टेबिलिटी यानी कि पैथोजन जो है होस्ट के प्रति कितना एडाप्टेबल है, डिस्पर्सल इफिशियंसी यानी कि पैथोजन जो है किस तरह से डिस्पर्स हो रहा है, विंड के थ्रू डिस्पर्सल हो रहा है, वाटर के थ्रू, सॉइल के थ्रू या जिसके थ्रू,
किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, उसकी सर्वाइवल इफिशियंसी क्या है, रेट ऑफ सर्वाइवल क्या है, कितना % सर्वाइव हो रहा है, और रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या है। ये जो है प्रॉपर्टी थी पैथोजन की। होस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो होस्ट जो है कितना ससेप्टेबल है पैथोजन के प्रति। अब यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी होस्ट की देखी जाएगी, होस्ट जो है कितना ससेप्टेबल है पैथोजन के प्रति। ग्रोथ स्टेज और फार्म क्या क्या है, होस्ट के किस तरह का ग्रोथ स्टेज है, किस तरह के फॉर्म है, पॉपुलेशन डेंसिटी और स्ट्रक्चर इसका क्या है, और जनरल हेल्थ इसका कैसा है। ये सारे कैरेक्टर जो होंगे वो होस्ट के होंगे किसी भी डिजीज़ के सक्सेसफुल डेवलपमेंट के लिए। और तीसरी अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल फैक्टर की, तो टेम्परेचर क्या है, किस टेम्परेचर में जो है रेट ऑफ डिजीज इंसिडेंस ज़्यादा होता है या रेट ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। रेनफॉल भी उसी तरह से देखा जाएगा। लीफ वेटनेस पीरियड यानी कि लीफ कितने समय के लिए वेट रहता है, सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, और विंड की प्रॉपर्टी क्या है, हम इसमें ये देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं स्टेज ऑफ डिजीज डेवलपमेंट, तो डिजीज़ के डेवलपमेंट के लिए फैक्टर्स की बात कर रहे थे, तो पैथोजन एक फैक्टर है। ट्रायंगल में आपने देखा कि पैथोजन भी एज ए फैक्टर काम कर रहा है। यहाँ पे जो है एडाप्टेबिलिटी भी जो है पैथोजन की क्या एडाप्टेबिलिटी है, बात इसकी हम लोगों ने किया। डिस्पर्सल इफिशियंसी क्या है पैथोजन की, सर्वाइवल इफिशियंसी क्या है, और रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या है। ठीक है ना, कितना वायरुलेंस है, कितना ये हानिकारक है, कितनी एडाप्टेबिलिटी इसके अंदर है, डिस्पर्सल क्या है, सर्वाइवल इफिशियंसी क्या है, और रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या है। ये पैथोजन की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो है होस्ट की प्रॉपर्टी, जैसे होस्ट की ससेप्टेबिलिटी क्या है, तो होस्ट की प्रॉपर्टी देखेंगे। होस्ट की ससेप्टेबिलिटी, ग्रोथ स्टेज और फार्म इसका क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है इसका, और जनरल हेल्थ इसका कैसा है। ठीक है ना, बस इसमें आपको ट्रायंगल में बस इतना ही जानना है कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनके आधार पे हम इस ट्रायंगल को डिसाइड करते हैं। तो 3 ही पॉइंट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैथोजन है, होस्ट है और इन्वायरमेंट है। तो कुछ होस्ट की प्रॉपर्टी है, कि कुछ पैथोजन की प्रॉपर्टी है, और कुछ जो है आपके इन्वायरमेंट की प्रॉपर्टी है कि किस टेम्परेचर पे जो है डिजीज इंसिडेंस ज़्यादा होगा, किस रेनफॉल पे डिजीज इंसिडेंस ज़्यादा होगा, लीफ का वेटनेस पीरियड क्या है, सॉइल प्रॉपर्टी क्या है, और विंड क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि स्टेजेज इन डिजीज डेवलपमेंट, तो पहला जो स्टेजेज है डिजीज डेवलपमेंट का वो इनोकुलेशन है। दूसरा स्टेज जो है इसका पेनिट्रेशन है। तीसरा स्टेज जो है इन्फेक्शन है। चौथा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है। और पांचवा जो है डिसेमिनेशन ऑफ पैथोजन है। क्षमा कीजिएगा। इनोकुलेशन पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, इनोकुलेशन क्या होता है, तो इनोकुलेशन जो है द अराइवल ऑफ पैथोजन ऑन होस्ट। जैसे मान लीजिए कि होस्ट है और ये पैथोजन है, मैंने पी को पैथोजन से इंडिकेट किया। यह पैथोजन जो है जब होस्ट के ऊपर आता है तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं इनोकुलेशन। ध्यान रखिएगा, अराइवल ऑफ पैथोजन ऑन द होस्ट इज नोन एज इनोकुलेशन। तो जब भी आपसे पूछा जाए इनोकुलेशन क्या है, तो अराइवल ऑफ पैथोजन ऑन होस्ट को हम क्या कह देंगे, इनोकुलेशन कह देंगे। अराइवल ऑफ पैथोजन ऑन होस्ट, तो देखिए इनोकुलम क्या है, द पैथोजन यस दैट लैंड्स ऑन द होस्ट आर एनी पार्ट ऑफ द पैथोजन कैन बी इनिशिएटेड इन्फेक्शन। यानी कि अगर इनोकुलेशन जो है अराइवल ऑफ पैथोजन ऑन होस्ट, तो इनोकुलम क्या है, द पैथोजन दैट लैंड्स ऑन होस्ट। ये जो पैथोजन जो पी है जो होस्ट के ऊपर जो है एच होस्ट के ऊपर आ रहा है, इसी पैथोजन पी को हम कहेंगे इनोकुलम। ठीक है ना, या फिर जो पार्ट इस होस्ट का जो पार्ट जो है जिसके ऊपर डिजीज इंसिडेंस या इन्फेक्शन जो है इनिशिएट हो रहा है, उसको हम कह देंगे इनोकुलम। क्लियर होगी बात। दूसरा जो है, अब इनोकुलम जो है दो तरह के इनोकुलम जो होते हैं, दो तरह के होते हैं, प्राइमरी इनोकुलम होते हैं और सेकेंडरी इनोकुलम। और ये दोनों जो है दो तरह के इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, एक प्राइमरी इन्फेक्शन और दूसरा जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो प्राइमरी इनोकुलम क्या है, एन इनोकुलम दैट सर्वाइव्स द डॉर्मेंट पीरियड एंड कॉज द फर्स्ट इन्फेक्शन। सपोज दैट यह जो है होस्ट है, बात समझने का प्रयास कीजिएगा। यह होस्ट है, इसको मैंने लिख दिया एच, और ये जो है आपका पैथोजन है पी। पैथोजन जो है होस्ट के ऊपर अटैक किया, तो यह हो गया इनोकुलेशन। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कि इस होस्ट के ऊपर अटैक किया, लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसा नहीं है कि यह जो है डिजीज़ को काज करे, तो सिचुएशन में कुछ समय तक यह जो है डॉर्मेंट फेज में जो है इसी के ऊपर पड़ा रहेगा। ठीक है ना। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, तो यह जो है डिजीज़ यहाँ पर क्रिएट करेगा। तो इस तरह के सिचुएशन को हम कहते हैं प्राइमरी इनोकुलम। देखिए लिखा हुआ है एन इनोकुलम दैट सर्वाइव्स द डॉर्मेंट पीरियड, यानी कि जो अनफेवरेबल पीरियड जो डॉर्मेंट पीरियड होता है उसमें सर्वाइव करता है और फर्स्ट इन्फेक्शन जो है काज करता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी इनोकुलम।
और प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन काज्ड बाय प्राइमरी इनोकुलम, यानी कि जब इसने इन्फेक्शन काज किया या जो प्राइमरी इनोकुलम जो है उसने जब इन्फेक्शन काज किया तो इसी को हम कह देते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इनोकुलम की बात करें तो एज इनोकुलम प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी इन्फेक्शन, तो जब प्राइमरी इन्फेक्शन यहाँ पे हो गया तो यह कुछ और भी जो है पैथोजन निकालेगा, और पैथोजन को निकालने के बाद जो है जो पैथोजन इससे इनिशिएट होंगे या बनेंगे उसको हम कह देंगे सेकेंडरी इनोकुलम, और जब यह सेकेंडरी इनोकुलम जो है जो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा इसी को हम कह देंगे क्या, सेकेंडरी इन्फेक्शन या सेकेंडरी इन्फेक्शन कह देंगे। तो दो चीज़ें हुई कि पहला जो इनोकुलम जो डॉर्मेंट पीरियड के बाद जो है इन्फेक्शन काज करता है प्राइमरी इनोकुलम, और जो इन्फेक्शन बनता है वो प्राइमरी इन्फेक्शन, और उससे जो फिर दूसरा होस्ट बन करके दूसरा पैथोजन बनता है और पुनः जब वो डिजीज को क्रिएट करता है तो वो जो है सेकेंडरी इनोकुलम और सेकेंडरी इन्फेक्शन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो लैंडिंग और अराइवल ऑफ इनोकुलम, यानी कि कैसे जो है इनोकुलम होस्ट के ऊपर आता है। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा था ये पैथोजन है और ये जो है होस्ट है, ठीक है ना। तो इस होस्ट के ऊपर जो है यह इनोकुलम कैसे आता है बात इसकी की जाए तो मोस्ट इज कैरीड आउट बाय विंड वाटर और इंसेक्ट, यानी कि ये जो पैथोजन है यह जो है किसके ऊपर, होस्ट के ऊपर आता है, किसके द्वारा, विंड के द्वारा आ सकता है या वाटर के द्वारा आ सकता है या इंसेक्ट के द्वारा आ सकता है। दूसरी बिंदु यह है कि ओनली स्मॉल नंबर ऑफ एक्चुअली लैंड्स ऑन ससेप्टेबल होस्ट, कुछ स्मॉल नंबर्स होते हैं जो कुछ होस्ट प्लांट पे जो है वो डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक। कुछ ऐसे भी होते हैं जो वेक्टर्स के थ्रू आते हैं, जैसे इंसेक्ट है, अन्य वायरस है, बैक्टीरिया है, ऐसे भी कुछ जो है वेक्टर्स के थ्रू आ सकते हैं या फिर जो है जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, हैचिंग ऑफ निमेटोड्स के एक के द्वारा, अटैचमेंट ऑफ पैथोजन टू होस्ट, यानी कि होस्ट जो है वो पैथोजन से सीधे अटैच में रहे, या रिकॉग्निशन बिटवीन होस्ट एंड रिकॉग्निशन बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन। तो ये कुछ कारण है। देखिए इनोकुलम के लैंडिंग का मतलब ये है कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण जो है पैथोजन जो है होस्ट के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है, बस और कुछ आपको नहीं जानना है। पैथोजन के होस्ट पे ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया को हम कह देंगे लैंडिंग और अराइवल ऑफ इनोकुलम, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो पेनिट्रेशन है। पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये होस्ट है और ये आपका पैथोजन है। पैथोजन जो है इस होस्ट के ऊपर आया, जैसे लीफ के ऊपर फॉल किया, तो लीफ के ऊपर आने के बाद जो है यह इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, इसके अंदर घुसने का प्रयास करेगा, और यही जो घुसने का प्रयास यहाँ पे इसके सेल्स के अंदर जो कर रहा है इसी को हम कहते हैं पेनिट्रेशन। तो देखिए द इनिशियल इन्वेजन ऑफ ए होस्ट बाय पैथोजन, यानी कि किसी होस्ट का जो है किसी पैथोजन के द्वारा जो है इन्वेट किया जाना, या पैथोजन का जो है होस्ट के अंदर इन्वेजन या उसके अंदर घुसने की जो प्रक्रिया उसी को हम कहते हैं क्या, पेनिट्रेशन। तो यह तीन मेथड से हो सकती है। एक तो डायरेक्ट पेनिट्रेशन हो सकता है, दूसरा पेनिट्रेशन थ्रू नेचुरल ओपनिंग हो सकता है, और तीसरा पेनिट्रेशन थ्रू वुंड। अब हम आगे देखते हैं इसमें कि डायरेक्ट पेनिट्रेशन क्या है। तो डायरेक्ट पेनिट्रेशन देखिए किसके किसके द्वारा हो सकता है। डायरेक्ट पेनिट्रेशन का मतलब कि पैथोजन आए वह पेनिट्रेट करना शुरू करे, तो डायरेक्ट विथ हास्टोरिया, यानी कि पैथोजन जो है वह एक हास्टोरिया डेवलप करे और उसके थ्रू जो है वह पेनिट्रेट कर जाए, ठीक। डायरेक्ट सब क्यूटिकुलर ओनली। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए डायरेक्ट विथ हास्टोरिया, देखिए सुपरफिशियल माइसीलियम डेवलप हुआ, यह स्पोर है, पहले माइसीलियम बनाया और माइसीलियम के बाद जो है ये हास्टोरिया का फॉर्मेशन करता है और हास्टोरिया के थ्रू इसके अंदर जो है पेनिट्रेट करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट में जो है सब क्यूटिकुलर कंडीशन में है, यानी कि ये देखेंगे ये लेयर जो है आपकी क्यूटिकल की है, ठीक है ना। तो स्पोर आया, स्पोर जो है इसके अंदर इन्वेस्ट किया, घुसने के बाद जो है सब क्यूटिकुलर रीजन में जो है अपने इन्फेक्शन को काज करता है। तो इस तरह से जो है डायरेक्ट सब क्यूटिकुलर रीजन से भी जो है घुसने का प्रयास करता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्ट विथ हास्टोरिया, डायरेक्ट विथ सब क्यूटिकुलर, डायरेक्ट विथ इंटरसेलुलर माइसीलियम, यानी कि मान लीजिए कि ये लीफ के सेल्स हैं और इस सेल्स के अंदर ये स्पोर आएगा और स्पोर जो है इसके अंदर जो है लगातार जो है इस तरह से माइसीलियम का फॉर्मेशन करता रहेगा, ठीक है ना। और देखिए डायरेक्ट इंटरसेलुलर माइसीलियम विथ हास्टोरिया और डायरेक्ट एप्रोस्पोरियम पेनिट्रेशन, या देखिए इसमें स्पष्ट तौर पे आपको फिगर में दिख जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका जो है सुपरफिशियल माइसीलियम के थ्रू हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका सब क्यूटिकुलर कंडीशन में मैंने आपको दिखाया ही था, बताया ही था कि ये सब क्यूटिकुलर कंडीशन का जो है इन्वेजन है या पेनिट्रेशन है। दूसरा जो है डायरेक्ट इंटरसेलुलर माइसीलियम, मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए लीफ के सेल्स हो
और इस सेल्स के बीच में देखिए इंट्रासेलुलर माइसीलियम और हास्टोरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट की कंडीशन में अगर आप देखें तो डायरेक्ट एप्रोसियम जो है पेनिट्रेशन, ये देखिए डायरेक्ट पेनिट्रेशन यहाँ पे हो रहा है। ये देखिए ये पेनिट्रेट जर्म ट्यूब बना, लेकिन ये पेनिट्रेट नहीं हुआ, कुछ एक जो है पेनिट्रेट करके इस तरह से जो है हाइस्टोरिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो कुल मिला के पेनिट्रेशन को आप ऐसे समझें कि पेनिट्रेशन इज द मेथड बाय विच होस्ट जो है होस्ट जो है पैथोजन के द्वारा जो है पेनिट्रेट हो। तो ये था कुछ जो है मेथड जो था वो डायरेक्ट पेनिट्रेशन का था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट पेनिट्रेशन के कुछ फेवरेबल कंडीशन जान लीजिए कि द मोस्ट कॉमन टाइप, ये जो डायरेक्ट पेनिट्रेशन जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है। यह किसके द्वारा पेनिट्रेट किया जाता है? तो फंजाई के द्वारा, निमेटोड्स के द्वारा और पैरासिटिक प्लांट्स के द्वारा। यानी कि डायरेक्ट पेनिट्रेशन कौन कौन कर सकता है? तो फंगस डायरेक्ट पेनिट्रेशन कर सकता है, निमेटोड्स डायरेक्ट पेनिट्रेशन कर सकते हैं और पैरासिटिक फंजाई डायरेक्ट पेनिट्रेशन कर सकती है। फिर अगर हम देखें तो फंजाई यूज्ड ए फाइन हाइफी प्रोड्यूस्ड बाय ए स्पोर और माइसीलियम आर पेनिट्रेशन पिग प्रोड्यूस ऑन द एपोस्पोरियम। तो यानी कि फंजाई जो है वह एक माइन्यूट हाइफी प्रोड्यूस करती है जो पेनिट्रेशन करता है। दिस इज फॉर्म एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द होस्ट। यानी कि यह जो है कहाँ बनता है? अगर इसकी बात करें माइसीलियम की, तो माइसीलियम जो है वहाँ पे बनता है जहाँ पे होस्ट और होस्ट और पैथोजन का जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो ये बात थी डायरेक्ट पेनिट्रेशन की। अगर हम बात करें डायरेक्ट पेनिट्रेशन के कुछ और भी कंडीशन देखिए कि द पेनिट्रेशन इज थ्रू मैकेनिकल फोर्स एंड सॉफ्टनिंग ऑफ सेल वॉल बाय एन एंजाइम। तो स्पोर जो है जैसे ही देखिए ये स्पोर जैसे मान लीजिए अगर ये सेल वॉल के ऊपर आया तो यह जो है मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करेगा और उसके पहले क्या करेगा? मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करने के पहले ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगा जिससे इसका वॉल जो है क्या हो जाएगा? वो सॉफ्ट हो जाएगा। और सॉफ्ट होने के बाद जब ये मैकेनिकल फोर्स क्रिएट करेगा तो यहाँ पे जो है हाइफी निकलेगी और हाइफी के थ्रू या स्पोर का जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन के फलस्वरूप जो है हाइफी निकलेगी और हाइफी के बाद जो है क्या हो जाएगा? ये पेनिट्रेट कर जाएगा। नेक्स्ट की कंडीशन देखें तो मोस्ट फंजाई फार्म एन एपोस्पोरियम एट द एंड ऑफ जर्म ट्यूब। यानी कि जर्म ट्यूब जहाँ पे समाप्त हो रही है वहाँ पे देखते रहे इस तरह से एक राउंडेड स्ट्रक्चर बन रही है जिसको हम एपोस्पोरियम कहते हैं। तो एपोस्पोरियम के थ्रू भी पेनिट्रेशन होता है। और नेक्स्ट जो है देन ए पेनिट्रेशन पिग इमर्ज फ्रॉम द लेफ्ट सरफेस ऑफ एपोस्पोरियम। यानी कि पेनिट्रेशन पिग जो है वो निकल जाती है, पिग लाइक प्रोजेक्शंस निकलती है और उस प्रोजेक्शन से भी जो है पेनिट्रेशन होता है। तो ये कुछ डायरेक्ट पेनिट्रेशन के जो है कुछ एडवांटेज थे। कौन कौन से करते हैं इसमें भी ऐसा ही कुछ पॉइंट्स है। द पिग ग्रो इन फाइन हाइफी, यानी कि पिग जो है फाइन हाइफी पे ग्रो कर जाती है। देखिए आगे देखिए एज इन द केस ऑफ एप्पल स्केप द फंगस पेनिट्रेट्स ओनली द क्यूटिकल एंड स्टे बिटवीन द क्यूटिकल एंड सेल वॉल। यानी कि यह क्यूटिकल के अंदर जो है वो क्यूटिकल के थ्रू इंटर करती है और क्यूटिकल और सेल वॉल के बीच में ही जो रहती है किसमें? एप्पल स्कैब डिजीज में। ठीक है ना। पैरासिटिक प्लांट्स आल्सो पेनिट्रेट्स द सेम वे। तो पैरासिटिक प्लांट भी जो है इसी वे से जो है पेनिट्रेट करते हैं। किस वे से? यानी कि वो क्यूटिकल और सेल वॉल के बीच में ही रह करके जो है डिजीज क्रिएट कर देते हैं। ये कुछ पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि हाइफी का जो है सेल के अंदर पहुंचने की जो भी प्रक्रिया होगी उसको हम कह देंगे पेनिट्रेशन। तो एक था तो ये डायरेक्ट पेनिट्रेशन। दूसरा जो बिंदु था इसमें पेनिट्रेशन थ्रू नेचुरल ओपनिंग। नेचुरल ओपनिंग का मतलब वे ओपनिंग्स होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे स्टोमेटा हो गई, लेंटिसेल्स हो गई और हाइडेंथ्रोट्स हो गई। ये तीन ओपनिंग जो होती हैं वह प्लांट्स के ऊपर पाई जाती हैं, इनको हम नेचुरल ओपनिंग कहते हैं। स्टोमेटा जानते हैं जो रेस्पिरेशन में यूज होता है। लेंटिसेल्स देखिए, लेंटिसेल्स वे हैं लूजली अरेंज सेल्स जो होती हैं फ्रूट्स पे होती हैं, ट्यूबर्स पे होती हैं, फिर स्टेम पे भी होती हैं। तो लूजली अरेंज सेल्स यानी कि सेल्स जैसे स्टेम पे जो है कुछ लूजली अरेंज ऐसे हो जाएंगी और इन लूजली अरेंज सेल्स को इसके बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा पाए जाएंगे। इन्हीं लूजली अरेंज सेल्स को हम कह देंगे लेंटिसेल्स। ठीक है ना। और हाइडेंथ्रोट्स जो है वह पॉइंट्स होते हैं, वो भी लूजली अरेंज सेल्स के पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये लीफ के टिप पे होती है जहाँ से वाटर ड्रॉप्स निकलते हैं। ये जो है मैक्सिमम मोस्टली जो है यह मोनोकॉट के फैमिली में पाया जाता है हाइडेंथ्रोट्स के अगर आप ध्यान दें तो ग्रासेस में ये पाया जाता है। ग्रासेस के अंदर जो है देखेंगे तो उसके टिप पे जो है सुबह सुबह उठ के देखें तो एक एक बूंद पानी लगा होता है। तो वह जो पानी आता है वो नहीं हाइडेंथ्रोट्स से आता है। तो जब क्या हो कि जब कोई पैरासाइट या कोई जो है पैथोजन वह जो है इन नेचुरल ओपनिंग के थ्रू जो है इंटर करता है तो उसी को कहते हैं पेनिट्रेशन थ्रू नेचुरल ओपनिंग। तो ये दूसरी बिंदु हुई पेनिट्रेशन थ्रू नेचुरल ओपनिंग। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है ये स्टोमेटा के थ्रू ओपनिंग है। ये देखिए बार्क या लेंटिसेल्स जो है स्टेम के ऊपर है
और ये देखिए लीफ के अंदर जो है ये हाइड्रोथोर्स है, इसके थ्रू जो है ओपनिंग संभव है। ठीक है, तो ये ओपनिंग थ्रू पेनिट्रेशन थ्रू नेचुरल ओपनिंग। अगर हम आगे की बात करें तो पेनिट्रेशन थ्रू वुंड, यानी कि वुंड का मतलब ये है कि कुछ ऐसे घाव, जैसे हम लोग के शरीर पे घाव बनते हैं वैसे ही जो है प्लांट्स के भी शरीर पे कभी कभी घाव जो है कुछ मैकेनिकल इंजरीज क्रिएट होती हैं, और उस मैकेनिकल इंजरीज को हम कह देते हैं क्या, वुंड। तो पेनिट्रेशन थ्रू वुंड, देखिए थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ वुंड, नेचुरल क्रैक्स बिटवीन मेन एंड लेटरल रूट्स और मेन और लेटरल रूट्स के बीच जो है नेचुरल क्रैक्स होता है। ठीक है ना, या कोई ओपनिंग जो है फंगस के द्वारा बनाई जाती है, तो इस तरह के ओपनिंग को हम वुंड्स कहते हैं, और इसके थ्रू भी जो है पैरासाइट या फिर पैथोजन जो है वो इंटर करता है, तो इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन थ्रू वुंड्स। तो ये 3 पेनिट्रेशन के बिंदु है। पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि होस्ट का जो है पैथोजन का जो है होस्ट के अंदर इंटर करने की जो प्रविधि है उसी को हम कहेंगे क्या, पेनिट्रेशन। आगे बढ़ें तो अब जब दो चीज़ें हुई, एक इनोकुलेशन दूसरा पेनिट्रेशन। अभी इन दोनों के बाद जो है क्या होगा, जब पेनिट्रेट कर जाएगा तो तीसरा जो स्टेज होगा वो इन्फेक्शन का होगा, यानी कि जब पेनिट्रेशन क्रिएट होगा तो इस इन्फेक्शन काज करेगा। तो देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन थ्रू वायरुलेंट सेल्स आर टिश्यूज ऑफ द होस्ट एंड ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम। देखिए तो क्या होगा कि इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन यही है कि होस्ट पैथोजन का जो है होस्ट के स्वेल के साथ जो है इंट्रैक्शन क्रिएट करना, होस्ट के सेल्स के साथ जो है इंट्रैक्शन बनाना, और उस इंट्रैक्शन के फलस्वरूप जो है उससे फूड जो है वह प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कह देंगे, इन्फेक्शन। ध्यान दीजिए क्या होगा इन्फेक्शन में कि जब पैथोजन जो है वह होस्ट प्लांट के साथ जो है कनेक्शन बनाए, और कनेक्शन बनाने के साथ जो है क्या करे, पैथोजन जो है होस्ट से फूड प्राप्त करे, तो इसी प्रक्रिया को हम कह देंगे क्या, इन्फेक्शन। या न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करे तो उसी प्रक्रिया को हम कह देंगे क्या, इन्फेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेसफुल इन्फेक्शन विल प्रोड्यूस सिम्टम्स। और जब इन्फेक्शन जो है सक्सेसफुल होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सिम्टम्स। और सिम्टम्स के मैंने बारे में आपको बताया है कि इन्फेक्शन के बाद जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या जो फिजियोलॉजिकल साइन जो है इसके क्या एयरी पार्ट पे जो है, लीफ पे स्टेम पे जो एयरी पार्ट्स पे जो दिखाई पड़ती है, या फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो उसके परिवर्तन दिखाई पड़ता है उसी को हम कहते हैं क्या, सिम्टम्स। ठीक, तो ये था इन्फेक्शन की एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन विथ वायरोलेबल सेल्स ऑफ आर टिश्यूज ऑफ द होस्ट एंड ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम। यानी कि क्या पैथोजन का जो है होस्ट के सेल्स के साथ कनेक्शन बनाना, और कनेक्शन बना करके जो है न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने की जो प्रक्रिया इसी को हम कहते हैं इन्फेक्शन। अब देखिए इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का द टाइम ऑफ अराइवल बिटवीन इनोकुलेशन एंड अपीयरेंस ऑफ डिजीज सिम्टम। देखिए अब इसमें देखिए क्या है इंक्यूबेशन पीरियड, कि सपोज दैट कि यह जो है आपका होस्ट है, होस्ट, और ये है पैथोजन। पैथोजन आएगा, इसके ऊपर इंटरेक्ट करेगा, इनोकुलम, पहले देखिए पहला तो था इनोकुलेशन, दूसरा था पेनिट्रेशन, तीसरा आपका था क्या, इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के बाद जो है चौथा, इन्फेक्शन के बाद जो है क्या करता है, सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जो टाइम पीरियड है किसके किसके बीच में, अराइवल यानी कि इनोकुलेशन और इन्फेक्शन के सिम्टम्स के प्रोड्यूस होने के बीच का जो टाइम पीरियड है इसी को हम कहते हैं इंक्यूबेशन। आज गला कुछ खराब है, थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा। तो देखो, तो बात हम तो इंक्यूबेशन पीरियड का मेरा मतलब ये था कि इंक्यूबेशन पीरियड से मेरा मतलब ये था कि पैथोजन का जो है होस्ट प्लांट के ऊपर अराइवल से लेकर के जो है सिम्टम्स के प्रोड्यूस करने के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम पीरियड होता है उसी को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। एक पॉइंट और भी आता है लेटेंट इन्फेक्शन। तो लेटेंट इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो द स्टेज इन विच ए होस्ट इज इन्फेक्टेड विथ ए पैथोजन बट डज नॉट शो एनी सिम्टम। तो लेटेंट इन्फेक्शन है वह इन्फेक्शन होते हैं कि होस्ट जो है वो पैथोजन के द्वारा इन्फेक्ट तो हो जाता है, यह होस्ट है, यह इस पैथोजन के द्वारा इन्फेक्ट तो हो गया लेकिन कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इस तरह के सिचुएशन को हम कह देंगे क्या, लेटेंट इन्फेक्शन। तो ये 2 पॉइंट्स थे, इंक्यूबेशन पीरियड और लेटेंट इन्फेक्शन। आगे हम बढ़े तो चौथा पॉइंट ये है कि 4 चीज़ें हुई, एक तो हुआ आपका इनोकुलेशन, दूसरा था पेनिट्रेशन, तीसरा था इन्फेक्शन, और चौथा था ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखिए
द पैथोजन द पैथोजन विल ग्रो एंड मल्टीप्लाई विद इन द अफेक्टेड होस्ट, इन्फेक्टेड होस्ट। तो मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन में क्या होगा, इन्फेक्शन में जो है होस्ट के बीच और पैथोजन के सेल्स के बीच जो है इंटरेक्शन होगा, और उस इंटरेक्शन के फलस्वरूप जो पैथोजन होंगे वो होस्ट सेल से भोजन लेंगे, और वही भोजन लेने की जो प्रक्रिया या फूड ड्रा करने की जो प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं इन्फेक्शन। तो इसके बाद जो है वह पैथोजन क्या होंगे, वो मल्टीप्लाई होंगे किसके बीच, इन्फेक्टेड होस्ट के बीच, यानी कि उसके अंदर अब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी, और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के फलस्वरूप अगर फंजाई होगा तो वो स्पोर प्रोड्यूस करेगा, वायरस होगा तो रेप्लिकेटेड बाय सेल्स, यानी कि सेल्स के अंदर वो स्वयं रेप्लिकेट होगा, और निमेटोड्स होगा तो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ एग, यानी कि यह एग ग्रो करेगा, एग लेइंग करेंगे। यानी कि अगर वायरस होगा तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स होगा, यानी कि स्पोर्स का प्रोडक्शन होगा। वायरसेस होगा तो सेल्स के अंदर खुद ही मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, और नेक्स्ट जो अगर निमेटोड्स होगा तो वह जो है एग को ले करेगा। तो ये चौथा पॉइंट था, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें अब डिसेमिनेशन की, तो जैसे रिप्रोडक्शन होगा तो नंबर ऑफ पैथोजन वहाँ पे बढ़ेंगे, और पैथोजन जब बढ़ेंगे तो वह जो है वहाँ से दूर हटेंगे, और इसी दूर हटने की प्रक्रिया को हम कहेंगे डिसेमिनेशन। तो डिसेमिनेशन ऑफ पैथोजन में जान लीजिए कि पैथोजन का जो है इन्फेक्टेड प्लांट से पैथोजन का जो है डिसेमिनेट होना है, कि अगर वायरस है तो वह वायरस डिसेमिनेट होगा, अगर फंजाई है तो वह स्पोर्स डिसेमिनेट होगा, और अगर निमेटोड्स हैं तो एक के अंदर से जो है वो निमेटेड्स जो है डिसेमिनेट होंगे, हटेंगे, और दूसरे प्लांट्स के ऊपर जाकर के जो है इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। तो डिसेमिनेशन किसके थ्रू हो सकता है, देखिए यहाँ पे पैथोजन आर डिसेमिनेटेड बाय सेवरल वेज, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा जो है दूसरे प्लांट्स के ऊपर, दूसरे होस्ट के ऊपर जो है पहुँचते हैं। बाई एयर, यानी कि हवा के द्वारा जो है पहुँच सकते हैं, हवा के द्वारा जो है उड़ करके पहुँच जाए। वाइल एयरबॉर्न, एयरबॉर्न कौन कौन से हैं, तो देखिए स्पोर्स सच वेट्स, यानी कि कुछ जो है स्पोर्स जो अगर उसका सरफेस गीला है तो वो जो है एयर के द्वारा जो है चला जाएगा, रेन्स के द्वारा जो है चला जाएगा, फ्रॉम एयर ब्रॉड डाउन बाय रेन्स ड्रॉप, तो एयर के द्वारा जाएगा और रेन ड्रॉप के द्वारा नीचे आएगा। विंड्स आल्सो हेल्प स्प्रेडिंग बाय बॉलिंग अवे रेन्स स्प्लेस ड्रॉप। तो ये कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिसके थ्रू, या जो भी आपके समझ में जो भी बातें आए जिसके थ्रू जो है यह डिसेमिनेट हो सकता है, एक पैथोजन से दूसरे, एक होस्ट से दूसरे होस्ट के ऊपर पैथोजन जब जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं डिसेमिनेशन। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, इसको आप भी सोच सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। बाई वाटर है तो पैथोजन जो है वाटर के द्वारा जो है जा सकते हैं, बाई इंसेक्ट के द्वारा, इंसेक्ट्स के थ्रू जो है जा सकते हैं, इंसेक्ट्स के साथ चिपक करके, उसमें निमेटोड्स है, अदर वेक्टर्स हैं। ट्रांसमिटेड बाई इंसेक्ट ड्यूरिंग फीडिंग, यानी कि एक इंसेक्ट आया उनको फीड किया और जाके दूसरे के ऊपर छोड़ दिया, तो यह भी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है डिसेमिनेशन हो सकता है। निमेटोड्स कैन आल्सो ट्रांसमिट वायरस इंटरनली, यानी कि निमेटोड्स जो है वायरस को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसके थ्रू जो है यह क्या होता है, पैथोजन जो है वो डिसेमिनेट होता है, यानी कि दूसरे के ऊपर जाता है। देखिए बाई सीड्स के भी द्वारा, यानी कि जो है सीड्स से भी डिसेमिनेशन हो सकता है। एक सीड के अंदर कंटामिनेशन है, हमने दूसरे फील्ड में लगा दिया, वहाँ पे जो है वह उस सीड के द्वारा जो है पूरा का पूरा प्लॉट जो है वह डिस्टर्ब हो गया। बाई ह्यूमन बींग्स, व्यक्ति बीज, जैसे हम जा रहे हैं खेत से और कोई वायरस इन्फेक्टेड जो है प्लांट्स हमारे शरीर के संपर्क में आया, फिर हमारा शरीर जो है किसी हेल्दी प्लांट के संपर्क में आ गया, या हम रास्ते में चल रहे होते हैं, बहुत सारे पौधों को हाथ मार रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा हाथ जो है किसी इन्फेक्टेड प्लांट्स के और फिर किसी हेल्दी प्लांट के टच में आता है, और दोनों के बीच हम इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं, इसको आप बहुत ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नोट्स बनाने में सुविधा होगी। आप इस वीडियो को देख करके चाहे तो नोट्स बना सकते हो। तो कंटामिनेशन के कुछ बिंदु थे, तो आपको बस इसमें जो है सक्सेसफुल डिजीज़ इस्टेब्लिशमेंट में अगर आप ध्यान रखें तो मेरे हिसाब से जो है 3-4 चीज़ें इसमें जो महत्वपूर्ण है उस पर मैंने आपसे डिस्कस किया, और डिस्कस के फलस्वरूप आप इसको चाहे देख करके देखिए। इनोकुलेशन, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनोकुलेशन है, पेनिट्रेशन है, इन्फेक्शन है, ग्रोथ रिप्रोडक्शन और डिसेमिनेशन ऑफ पैथोजन है, और यही जो है डिजीज इस्टेब्लिशमेंट के कारण है, और यही जो है डिजीज़ को अफेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि डिजीज़ को अफेक्ट करने के कौन कौन से कारण है, तो अगर इनोकुलेशन ना हो तब भी डिजीज़ का डेवलपमेंट नहीं होगा। इनोकुलेशन हो गया लेकिन पेनिट्रेशन ही नहीं हो रहा तब भी डिजीज़ का डेवलपमेंट नहीं होगा। पेनिट्रेशन भी हो गया और इन्फेक्शन नहीं काज कर रहा है तब भी वहाँ पे डिजीज़ का डेवलपमेंट नहीं होगा। इन्फेक्शन भी हो गया, इनोकुलेशन भी हो गया, पेनिट्रेशन भी हो गया, इन्फेक्शन भी हो गया, लेकिन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं होगी तब भी वहाँ पे डिजीज़ काज नहीं होगा। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया भी अगर संभव होगी तो वह एक सिंगल प्लांट तक वो डिजीज़ रहेगा अगर उसका डिसेमिनेशन नहीं होता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वह डिजीज़ के एस्टेब्लिशमेंट को जो है प्रभावित कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
आगे पुनः जो है आपको नई वीडियो के साथ जो है हम बात करेंगे। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है, गला साथ नहीं दे रहा है। पुनः जो है आपसे मेरी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। बस एक निवेदन आपसे है कि हम सबके उत्साहवर्धन के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने जो भी क्वेश्चंस हों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।